हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रावनंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का शांति शिक्षा एवं सतत विकास के इस पाठ्यक्रम की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने शांति कौशल की अवधारणा को समझा था और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का आपका टॉपिक है शांति कौशल। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं शांति कौशल के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारे टॉपिक है शांति कौशल, यानी कि पीस स्किल। तो इसके अंतर्गत हमको किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, तो हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शांति कौशल है क्या चीज़। ठीक है, तो शांति कौशलों का आशय उन कौशलों से होता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा जिनके सार्वजनिक हित का समावेश होता है। और मतलब इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी बस में जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं होती, यानी कि उनको उसमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोई भी परिचालक जानवरों के साथ किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन एक रात अंतिम बस रवाना हो रही है, बहुत अधिक सर्दी भी है। एक महिला अपनी गोद में अपने पालतू पिल्ले के साथ खड़ी है और रात के 10 बजे हैं। जब स्टैंड पर बस रुकती है तथा वह महिला अपने पिल्ले के साथ प्रवेश करना चाहती है, तो परिचालक जो होता है उसको यह कहकर मना कर देता है कि बस में जानवरों के साथ यात्रा करना मना है। वो क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि उसको इस चीज़ की स्वीकार्यता प्रदान नहीं की गई है। तो इससे वह महिला दुखी हो जाती है और तुरंत परिचालक अपने विवेक के आधार पर सोचने लगता है कि जब महिला को परेशान देखता है तो वह अपने आप को सोचने लगता है और कि यह इस रात में कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसके साथ कोई अप्रिय घटना न घट सकती है या कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद वह उसको अपनी बस में यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर देता है। और यदि परिचालक के दोनों निर्णयों पर विचार किया जाए तो उसका द्वितीय निष्कर्ष तर्क सम्मत रहे, क्योंकि उसमें उसने परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष प्राप्त किया है और यह निष्कर्ष सभी के लिए स्वीकार किया गया। सभी बस यात्रियों द्वारा इसे सहर्ष स्वीकार किया गया। अतः इस कौशल के द्वारा संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पर उचित निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। और इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से ही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शांति कौशल वह होते हैं जिनमें उद्देश्यनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता एवं मानवता का समावेश होता है, जो कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राप्त किए जाते हैं। तो जो शांति कौशल हमारा है उसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन कार्यों के लिए जो भी हमारे लिए समाज में स्वीकार्य हैं या अस्वीकार्य हैं, लेकिन उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से नियमों के पालन में फेरबदल करके उसको एक स्वीकार्यता के रूप में प्रदान करना और मानव हित में वह कार्य करना जो होता है वह शांति कौशल के अंतर्गत आता है। अब शांति कौशलों के अंतर्गत अब उसमें है दूसरी आपका जो है मेन हेडिंग है वह शांति कौशलों की विशेषताएं। तो शांति कौशलों की विशेषता में आपको आपके जो है पूरे ये 7 बिंदु दिए गए हैं। आपको नोट्स में इन 7 बिंदुओं का ही आपको प्रस्तुतिकरण करना है। तो सबसे पहले क्या है? उचित प्रक्रिया। सबसे पहले उचित प्रक्रिया है। इसमें अंतर्गत क्या करना है? शांति कौशलों के लिए वह आवश्यक है कि कौशल प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अनुकरण किया जाए तथा किसी समस्या के संपूर्ण पक्षों पर विचार किया जाए, इसके बाद ही निर्णय लिया जाए। जैसे पौधों में सजीवता एवं निर्जीवता के लक्षणों पर विचार किया जाए तथा उनकी वृद्धि प्रक्रिया पर विचार किया जाए, इसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जाए कि पौधे सजीव हैं या निर्जीव हैं। अर्थात शांति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को उचित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अब दूसरा फिर क्या है? वैधता का समावेश।
इसके अंतर्गत क्या है, शांति कौशलों में वैधता का समावेश होना चाहिए, अर्थात जो भी परिणाम प्राप्त किए जाएं उसमें शिक्षक को यह प्रयोगकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों का समावेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा अपने पूर्वाग्रहों को सम्मिलित करने से इसकी वैधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा भिन्न भिन्न प्रयोगकर्ताओं द्वारा निष्कर्ष को प्राप्ति भिन्न भिन्न रूपों में होती है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता के अंतर्गत जो यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विश्वसनीयता। ठीक है। तो इसको क्या है, समान रूप से शांति कौशलों में विश्वसनीयता का समावेश होना चाहिए। जिन कौशलों में विश्वसनीयता का समावेश नहीं होता वह निष्कर्ष तर्क सम्मत नहीं माने जाते। जैसे कि क्या है, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण को सामान्य व्यक्ति पौराणिक घटनाओं के आधार पर स्वीकार करते हैं, परंतु जब उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया गया तथा विभिन्न तथ्यों पर विचार किया गया तो उसे एक खगोलीय घटना के रूप में स्वीकार किया गया। इस निष्कर्ष में पूर्णतः विश्वसनीयता का समावेश था, इसके लिए आज भी इसे एक खगोलीय घटना के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अगला आपका जो बिंदु है वह है समन्वयन। ठीक, कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर क्या आता है, शांति कौशलों की प्राप्ति की प्रक्रिया में समन्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध सभी सामग्री, उपकरण, संसाधनों के मध्य समन्वयन की स्थिति की जाए। जैसे कि विभिन्न विवादों के बारे में विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, तो इस संबंध में उपलब्ध शांति वार्ताओं एवं समझौते में समन्वयन का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि शांति की प्रक्रिया उचित रूप से संपन्न की जा सके। यानी कि आपसी सामंजस्य में उस घटना को, उस समस्या का निराकरण करना ही चौथे बिंदु का प्रमुख कार्य है। अगला आपका टॉपिक है, अगला बिंदु है अनुभवों का समावेश। तो शांति कौशलों के प्रयोग की प्रक्रिया में अपने पूर्ण अनुभवों को समावेश करना ही चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रयोगों में पूर्ण अनुभव उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विवादों में समाधान में आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में प्राप्त पूर्ण अनुभवों का प्रयोग करने से शांति स्थापित की जा सकती है। अदरवाइज उसके अलावा और कोई भी समस्या का समाधान करने में कठिनाई होती है। अनुभवों का, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए अनुभवों का होना परम आवश्यक है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम किसी समस्या को समावेशित करते हैं। अगला बिंदु है हमारा विश्लेषण एवं संश्लेषण का समावेश। तो विश्लेषण एवं संश्लेषण की प्रक्रिया शांति कौशलों का प्रमुख अंग है, क्योंकि तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि उस घटना के संपूर्ण पक्ष को आप उचित संश्लेषण एवं विश्लेषण न किया जाए। संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रियाओं से घटना तथा तथ्य के सभी पक्षों पर व्यापक विचार विमर्श करना ही संभव होता है, जिससे कि शांति की सद्भावना बढ़ती है और विश्लेषण एवं संश्लेषण का जो समावेश होता है वह शांति प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और अंतिम आपका जो बिंदु बचा है वह है तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? जो शांति कौशलों का प्रमुख अंग जो है वो तार्किक चिंतन होता है। जब तक हम किसी भी घटना या समस्या के बारे में तार्किक चिंतन नहीं करते हैं तब तक उसके समाधान का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से संसार में विभिन्न प्रकार के विवादों को समाप्त करने के लिए तार्किक चिंतन की आवश्यकता होती है, इसीलिए शांति कौशल में तार्किक चिंतन की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तर्क वाक्यों में माध्यम से शांति की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि तार्किक चिंतन के माध्यम से ही हम किसी भी जो समस्या की संभावनाओं को हम किसी भी समस्या के समाधान की संभावना को हम तार्किक चिंतन के माध्यम से ही संभव कर सकते हैं, जिससे कि स्पष्ट होता है कि शांति कौशलों की प्रयोग की प्रक्रिया पूर्णतः प्रासंगिक एवं परिस्थितिजन्य होती है, जिसके कारण उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हम किसी भी निष्कर्ष को गहन अध्ययन करने के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं।
तो उससे वैधता एवं विश्वसनीयता की स्थिति अधिक होती है। जब हम किसी भी निष्कर्ष को बिना किसी अध्ययन के प्राप्त करते हैं तो उसमें वैधता एवं विश्वसनीयता की स्थिर कमी रह जाती है। इसलिए तार्किक चिंतन के करने के उपरांत ही हम किसी भी समस्या का समाधान और उसका हल निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो शांति कौशल पढ़ा और शांति कौशल के अंतर्गत हमें उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उन पर जो 7 बिंदु लिखे थे उन 7 बिंदुओं का हमने आज अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन 7 बिंदुओं को इनके नोट्स बना करके आप इनका अध्ययन करें। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसको पुनः आप सुने, देखें, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। और हमारा उन सभी स्टूडेंट्स से हमारा अनुरोध है कि ये मेरा नया नंबर है, तो इसको जो है आप सभी लोग जो हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।